हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या हाल है आप सभी के? चलिए उपस्थित हो जाइए एक एक करके सभी। फटाफट उपस्थित हों सभी के सभी। ओके, प्लीज़, मोस्ट वेलकम। हम्म गुड, उपस्थित होइए। शानदार। हम्म ग्रेविटेशन की वजह से वेव्स, कुछ था क्वेश्चन और चला गया आगे। स्टडी मटेरियल पीडब्ल्यू के स्टोर, वो भी चला गया। तो इतने मैसेज आते हैं कि हम देख ही नहीं पाते क्या था मैसेज। सब फटाफट आगे बढ़ते चले जाते हैं। ओके, वेरी गुड। हम्म विवेक में वो दो तीन क्वेश्चंस थे बच्चों के, देख सकता हूँ क्या? लवणता के महत्व को समझा दीजिए प्लीज। गजब, राम बालक, बालक से बड़े हो जाओ मेरे दोस्तों। सभी तरंगे तट तक पहुँचती हैं, उन्हीं को पढ़ते हो आप, है ना? और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और पीछे। आगे का मतलब पीछे ये क्या है? सिर लग रहा है कि वो भी चला लग रहा है? कहीं पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ग्रेविटेशन की वजह से वेव्स का टूट जाना, लेकिन पता नहीं, रहने तो पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा। सोचो उस मैसेज को कि क्या क्या लिखा था। अगर हम रुकवाने की भी कोशिश करते हैं तो इतना ज़्यादा पुश फ्लो लगता है कि वो आगे बढ़ ही जाता है, और पढ़ नहीं पा रहे हैं। ओके, शानदार। क्षमा गुरुजी, लिखे हैं लेकिन आप बोल, अच्छा ठीक है, फिर राम बालक तब समझा देंगे पक्का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मित्रों। बेसिकली अभी तो हम क्वेश्चंस आपके देख नहीं पा रहे हैं, पीछे फिर क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि रुकवा रुकवा कर देख लें एक बार, ठीक है ना? नहीं तो मुश्किल बढ़ जाएगी। ठीक, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज बहुत स्लो बोल रहे हैं, मेरी आवाज़ तो उतना ही है। आपके पास अगर आवाज़ कम पहुंच रही है तो मैं यहाँ से वॉल्यूम बढ़वा सकता हूँ, ठीक है? आवाज़ कम आ रही, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए विवेक जी, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएं प्लीज़। ठीक है, अब आवाज़ पर्याप्त होगी आपके पास तक, शानदार होगी आवाज़ जहाँ तक है। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बेसिकली लास्ट क्लास में आपने महासागरीय तरंगों को एक ही कक्षा के अंतर्गत पढ़ा था, महासागरीय तरंगों के बारे में पढ़ा था। और आज मुझे पढ़ाना तो ज्वारभाटा था, बट जो क्लासेस का डिस्क्रिप्शन होता है उसमें कल मैंने लिख कर भेज दिया था कि सागरीय धाराएं पढ़ाऊंगा। तो कोई बात नहीं, पहले धाराओं का टॉपिक स्टार्ट कर देता हूं और आफ्टर दैट ज्वारभाटा का टॉपिक पढ़ा दूंगा, कोई समस्या नहीं है। हम लोग पहले धाराओं का टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ज्वारभाटा का टॉपिक पढ़ लेंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। क्योंकि यहाँ हमने जो डिस्क्रिप्शन पे लिख के भेजा है वो सब फाइनल होकर कल ही हो चुका होता है ना? तो गड़बड़ ना हो कुछ भी ऐसा। तो इस क्रम में हम लोग आज इस टॉपिक को पढ़ते हैं। लास्ट चीज़ें जो भी जहाँ थी वो फिनिश हो चुकी हैं। तो सभी के सभी लोग लिखेंगे ओशियनिक करेंट्स, मतलब महासागरीय, महासागरीय
धाराएं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, महासागरीय धाराएं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। ओशियनिक करंट्स, ओशियनिक करंट्स, ओशियनिक करंट्स, ठीक है ना। ओशियनिक करंट्स, महासागरीय धाराएं, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान रखना। आज की क्लास में एक बात जरूर है कि अभी क्वेश्चन भी आपके डिस्कस करने होंगे, लेकिन कोई नहीं, पहले 1 घंटा पढ़ते हैं, लास्ट के आधा घंटा में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों, ध्यान लगाकर बहुत अच्छे से पढ़ो टॉपिक को, बहुत अच्छे से, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, पिछले 10 वर्षों में बदले हुए पाठ्यक्रम के हिसाब से देखोगे, यूपीएससी ने इसी टॉपिक से, केवल इसी टॉपिक से, ऐसा नहीं कि पूरे समुद्र विज्ञान से, केवल इस टॉपिक से मेंस में 20-20 नंबर के 2 प्रश्न पूछ लिए। सागरीय जलधाराओं से इतना महत्ता दी है इसे, इस टॉपिक को, इसलिए पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि यूपीएससी के पूछे जाने के चांसेस बदले हुए रूप में फिर से रहेंगे ही। अदरवाइज यूपीएससी को फॉलो करते हैं कुछ स्टेट स्पीसीज। अगर यूपीएससी ने इस सेक्शन से कई बार प्रश्न पूछे हैं, तो यूपीएससी के साथ अगर आप कभी स्टेट स्पीसीज भी दे रहे होंगे, तो उनके पूछे जाने की भी संभावना यहाँ पर आपको बढ़ी हुई मिलेगी, बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है ना। उनके पूछे जाने की संभावना भी बढ़ी हुई मिलेगी। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, शिवानी ने लिखा है। ये पहले का मैसेज है कि अब का मैसेज है? अब तो स्लो नहीं आनी चाहिए, अब तो यहाँ से पर्याप्त। एक बार पहले मुझे सभी के सभी बच्चों बता दो, मेरा वॉल्यूम, मैं ठीक से ऑडिबल एंड विजिबल तो हूँ ना, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आफ्टर दैट मैं बार बार जिससे ये कमेंट्स ना पढ़ूं। सॉरी दोस्तों, सर ठीक है, ठीक है, ओके सर, ये सर सब क्लियर है सर, वॉइस गुड, शानदार, सब कुछ ठीक है। आप लोग अपने, फिर इसका मतलब मीडियम है। विवेक थोड़ा सा तो और वॉल्यूम बढ़ा दो, थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो तो, यहाँ से आवाज़ खराब ना हो, इसका ध्यान रखते हुए इसका बस करो, ठीक है, ओके। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, और ध्यान रखें इस टॉपिक में मैं आपको एक होमवर्क भी देने जा रहा हूं। एक होमवर्क समुद्र विज्ञान में दूंगा, एक होमवर्क भूआकृति विज्ञान में दूंगा, एक होमवर्क जलवायु विज्ञान में दूंगा। भूगोल के प्रत्येक खंड से एक एक होमवर्क आप लोगों को मिलेगा। कुछ बच्चे जरूर होते हैं, देखो कुछ बच्चे जरूर होते हैं, इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा था पिछली कक्षाओं में, मैं बता दूं। होमवर्क अगर मैंने दे दिया तो वो नहीं करेंगे, तय है कि नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे ये बात तो होती है। उसके बाद टिप्पणी करते हैं कि राजेश सर को जब पढ़ाना नहीं था तो फिर टॉपिक को छेड़ा ही क्यों, कुछ भी। अरे बच्चों के मन में क्या क्या आता है, आप ही की बात कर रहा हूँ। मुझे तो भरोसा भी नहीं होता कई बार जब बोल देता हूँ। ये होमवर्क क्यों दिए जाते हैं ये भी बता दूं, जिससे आपके विषय के उस टॉपिक के साथ आपका जुड़ाव बना रहे, आपका जुड़ाव बना रहे। अगर जुड़ाव ही नहीं है विषय के साथ, टॉपिक के साथ, तो कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब भी नहीं होता है। देखो 2-3 चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एक तो क्लास, डेली जो क्लास होती है, तो क्लास नोट्स मेकिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका अपना क्लास नोट्स होना चाहिए। संस्था के द्वारा जो डेली टू डेली एक यहाँ पर 4-5 लड़कों की टीम बैठाकर, एक्सपर्ट टीम बैठाकर, मेरी ही क्लास प्रॉपरली लिख कर आप लोगों को टाइप कराकर, एडिट कराकर जो भेजी जाती है ना, सच बताऊं वो ठीक है, आपके लिए बढ़िया है, जो लोग बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से। लेकिन वो तमाम बच्चे जो क्लास में उपस्थित भी हैं, नहीं लिख रहे हैं, उसके भरोसे में वो अपने को जहर पिला रहे हैं।
एक दिन ये जहर उन्हें मार देगा मित्रों। इसीलिए आप लोग अपना क्लास नोट्स मेकिंग करिएगा। जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, लास्ट में आपका सिलेबस फिनिश हो रहा होगा उस टॉपिक का, तब आपको इतना भयंकर वाला कॉन्फिडेंस आएगा मित्रों, इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको मजा आएगा, और उस काम में आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्षमा चाहूंगा, ठीक है, क्षमा चाहूंगा। ओके, तो यहां भी एक होमवर्क दूंगा। तो सबसे पहले समुद्री धाराएं क्या हैं, क्या हैं, इस पर बात आती है, क्या है। फिर दूसरा क्या है के साथ लास्ट में इनके महत्व को बता देंगे, महत्व को बता देंगे। तो इनके प्रकार कितने हैं, इनके प्रकार कितने हैं। फिर इसके बाद प्रकार के बाद बता देते हैं इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। और फिर लास्ट दोस्तों, लास्ट इसमें हम आपको बता देते हैं, लास्ट इसमें बता देते हैं विभिन्न महासागरों की जलधाराएं, विभिन्न महासागरों की जल धाराएं। लास्ट में इसके साथ साथ इनके महत्व पर चर्चा, इनके महत्व पर चर्चा, इतनी बात करनी है। होमवर्क कहां पर दूंगा, जो एकदम सीधा सीधा फैक्ट्स है, एनसीईआरटी का फैक्ट्स है। विभिन्न महासागरों में पाई जाने वाली जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं। कौन सी जलधाराएं, ठंडी हो गई और गर्म हो गई। उनकी सूची बनानी है आपको, एनसीईआरटी को पढ़ना है और सूची बना लेना है, टेबल बना लेना है। हिंद महासागर की ये जलधाराएं हैं, अटलांटिक महासागर की ये जलधाराएं हैं, प्रशांत महासागर की ये जलधाराएं हैं। 3 ही महासागरों की जलधाराओं का अध्ययन आप लोगों को करना होता है। तो ये है आपका टॉपिक, एक दिन की कक्षा में समाप्त नहीं होगा। इसे हमें कम से कम 2 दिन की कक्षा में 2 दिन की कक्षा हमें इसके लिए, इस टॉपिक के लिए लगेगी, ठीक है ना, इस टॉपिक के लिए लगेगी। कल तो नहीं, लेकिन परसों से, मीन्स वेडनेसडे से संभवतः आपकी क्लास सुबह 8 बजे से ही हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा टाइम भी अधिक मिल पाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे हम, ये भी ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न उठता, अच्छा वो टेस्ट भी है, बच्चों ने लिखा अभी तक टेस्ट, बट टेस्ट का डिस्कशन आज मैं लास्ट में करूंगा दोस्तों, अभी तो बिल्कुल नहीं करूंगा, अभी बिल्कुल नहीं करूंगा। लास्ट में जरूरत लगी तो करूंगा, नहीं तो कल कर दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। आइए यहाँ पर आइए। सबसे पहले कि जल धाराएं आखिर होती क्या हैं, इस बात को समझो। मैंने आपको समझाया था कि महासागरीय जलराशियां स्थिर नहीं है। ये जो ग्लास में भरा हुआ स्थिर पानी दिखता है, कुछ इस तरह से जलराशियां स्थिर नहीं है, बल्कि उनमें निरंतर प्रवाह पाया जा रहा है, उनमें निरंतर संचरण पाया जा रहा है, उनमें निरंतर गतिशीलता पाई जा रही। जो शब्द आपको समझ में आ जाए वही शब्द समझ लो कि सागरीय जलराशियां स्थिर नहीं हैं, बल्कि उनमें गति पाई जा रही है। और उन गतियों को बेसिकली हम 2 रूपों में पढ़ते हैं, एक तो लंबवत गति पाई जाती है और दूसरी क्षैतिज गति पाई जाती है। जब बात ऑप्शनल के स्तर पर आती है तो हम एक तीसरी प्रकार की गति को भी कहते हैं, वो 3 डायमेंशनल सर्कुलेशन होता है, जिसको थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शनल में कुछ कुछ बातें बढ़ती जाती हैं, कुछ कुछ बातें बढ़ती जाती हैं, पर ये टॉपिक ऑलमोस्ट मैं उस लेवल का पढ़ा दूंगा आपको जो ऑप्शनल का लेवल होता है। कई टॉपिक तो आपको हूबहू ऑप्शनल के लेवल तक पढ़ा दिए जाते, वजह है कि वहां से प्रश्न भी सफिशिएंट रूप से पूछे जाते, खूब पर्याप्त मात्रा में मित्रों पूछे जाते हैं। उसी क्रम में आज का ये टॉपिक भी, आपका ये टॉपिक भी यहां पर स्टार्ट हो रहा है। समझ गए ना मेरी बात, ठीक है, ओके। तो ध्यान से
कि माना कि यहाँ यहाँ ये कोई एक सागरीय जल क्षेत्र है, सागरीय जल क्षेत्र है। अब सागरीय जल क्षेत्र है तो लास्ट क्लास में मैंने आपके लिए आप आईएएस बने, आईएएस बनने के बाद अब आपके विवाह का प्रस्ताव आया, विवाह के प्रस्ताव आया तो अब आपके साथ डिसाइड हो रहा है कि अब जीवन में आप उनसे नहीं मिलेंगे। फिर बड़ी ही दुख की बात थी और दुख के साथ साथ आप तमाम कहानियां मैंने आपको सुना डाली थी, बट वो सारी कहानियां मैंने तरंगों के संदर्भ में सुनाई थी। बट आज बात धाराओं के क्रम में होगी। आज बात किसके क्रम में होगी? धाराओं के क्रम में होगी। आपको बता दूं कि महासागरीय जल में जितनी भी धाराएं पाई जाती हैं उन धाराओं के संचरण में कई कारकों की भूमिका होती है, कोई एक कारक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जलधाराएं एक साथ विभिन्न कारकों की समग्रता का परिणामी होती हैं, समग्रता का परिणामी होती। जैसे मान लो कि आपके घर में आपकी छोटी बहन का विवाह हुआ, या आपके बहन का, या आपके छोटी बहन क्या कहें आप लोग, तो कई लोग इतने कम उम्र में है मित्रों अभी आप कि अभी तो आपके बड़े भाई बहन का विवाह का नंबर नहीं आया होगा, है ना। तो आप उस हिसाब से समझो कि आपके भाई बहन का विवाह है, बड़े हो या छोटे। तो विवाह में आप देखोगे कि एक नहीं बल्कि पूरा परिवार लगा होता है। मम्मी लगी हैं, पापा लगे हैं, भैया लगे हैं, भाभी लगी हैं, दीदी लगी हैं, जीजू लगे हैं, सारा का सारा, मामा लगे हैं, मामी लगी हैं, फूफा लगे हैं, सब कोई लगा हुआ है। तो वो जो विवाह संपन्न होता है उस विवाह में बेसिकली कई लोगों का बहुत विशिष्ट योगदान होता है। सब लोग अपने अपने तरीके का योगदान निभाते हैं और लास्ट में एक ऐसा दिन आता है कि वो विवाह का दिन होता है और बड़े खूबसूरती से पूरा का पूरा विवाह कार्य संपादित होता है। बारात भी आती है, बढ़िया शांति के साथ रहती है। बारात के अनुकूल तमाम स्वागत के आव भगत के प्रबंध किए गए थे। बारात भी वापस जाती है, लड़की की भी विदाई होती है, दोनों परिवार बड़ा खुशहाल होता है। तो बेसिकली ठीक इसी प्रकार से जिस तरह से एक विवाह के आयोजन में कई लोगों की अपनी समग्र भूमिका होती है, कोई कह दे इसमें कि नहीं ये विवाह मेरी वजह से केवल संपादित हुआ, नहीं, एक की वजह से नहीं हो सकता। कोई बोले कि नहीं मेरे और इसकी वजह से हुआ था, नहीं, दो की वजह से नहीं हो सकती, बल्कि सबकी समग्रता का परिणाम ही लगा था। ठीक इसी प्रकार से मित्रों जलधाराएं जो पाई जाती हैं वो कई कारकों की समग्रता का परिणामी होती हैं। आपकी पढ़ाई और आपकी सफलता निश्चित रूप से आपकी अपने टैलेंट पर निर्भर कर सकता है या किसी अन्य फैक्टर पर निर्भर कर सकता है, बट निश्चित रूप से कई ऐसी कार्य हैं जिनमें कई कारकों की भूमिका होती है। ठीक उसी प्रकार से जिसमें से माना कि मैंने अभी एक कारक उठा लिया और उसमें से वही प्रचलित पवनों का कारक ही उठा लिया। प्रचलित पवनें जैसे ही सागरीय जल सतह पर संचरित होंगी, सपोज यहां पर कोई एक विंड है मित्रों, और दिशा के हिसाब से इसे भी हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ही कह सकते हैं। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन इस दिशा में संचरित हो रही है। दिशा देखें, डायरेक्शन देखें। तो जब ये संचरित होगी तो संचरण के क्रम में ये बेसिकली जल सतह, ध्यान से समझेंगे, संचरण के क्रम में ये जहां से शुरू करेगी वहां के जल को फ्रिक्शन उत्पन्न करते हुए आगे की ओर धकेलती जाती है, आगे की ओर धकेलती जाती। ठीक वैसा ही नोटिस करो, कभी अगर आपने तालाब और नदी में नहाया है खूब दोस्तों के साथ, आप में से ज्यादातर बच्चे अवश्य नहाए होंगे, मेरा पूरा भरोसा है। तो दोस्तों के साथ नहाते हुए हम लोग छपाक छपाक खेला करते थे, याद करो, करते थे कि नहीं? जल पानी को ही एक दूसरे के ऊपर मारा करते थे। तो नोटिस करना, हम वहां ध्यान तो नहीं देते थे, लेकिन अपनी हथेली से जिस दिशा में जल को हम हटा रहे होते हैं, जिस हथेली से हम सागरीय जल की ऊपरी परत को हटा रहे होते हैं, आगे की ओर धक्का दे रहे होते हैं, उतना ही उसी ही प्रकार का बेसिकली ये रोल निभाती हैं प्रचलित पवनें जल सतह को अपने प्रवाह की दिशा में आगे की ओर धकेल रही होती हैं। जब प्रत्येक कण को आगे की ओर संचरित करती हैं मित्रों, तो यह भी बात सच है कि यहां पर तरंगे भी उत्पन्न होती हैं। यहां पर क्या उत्पन्न होती हैं? तरंगे भी उत्पन्न होती हैं। पर तरंगों के साथ साथ ध्यान से,
तरंगों के साथ साथ जो सतही जल राशियां हैं, सतही जल राशियां हैं, एक निश्चित पेटी में, पेटी क्यों निश्चित होती है? क्योंकि पवनों की दिशा सुनिश्चित होती है, पवनों का स्थान सुनिश्चित होता है। तो एक निश्चित दिशा में, और निश्चित होती है पवनों के प्रवाह की दिशा, एक निश्चित दिशा में बेसिकली सागरीय सतही जल, जैसे धरातल में नदियां नहीं होती मित्रों, तो नदियों की भांति एक निश्चित दिशा में सालों भर संचरित होता रहता है। और ये जो सालों भर का एक निश्चित दिशा का क्षैतिज प्रवाह प्राप्त होता है, उसे ही बेसिकली हम जलधारा कहते हैं, हम जलधारा कहते हैं। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी बाह्य या आंतरिक कारक के प्रभाव से जब महासागरीय सतही जल एक निश्चित पेटी तथा निश्चित दिशा में धरातल की नदियों की भांति सालों भर संचरित हो रहा होता है, तो जल के उसी सतही या उपसतही संचरण को हम जलधारा के नाम से जानते हैं, हम करेंट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जलधारा के नाम से जानते हैं, या करंट्स के नाम से जानते हैं, करंट्स के नाम से जानते हैं। तो ये थी मित्रों जलधाराएं। उधर पवन थी तो इधर आपका क्या हो गया? वाटर करंट्स हो गई, पर इसे हम हिंदी में ही लिख देते हैं जलधाराएं, या जलधारा हो गई। ये जलधारा आपकी उत्पन्न हुई। तो इसी की बात हमें आज की इस पूरी कक्षा में करनी है। पर एक बात जरूर बता दूं, आए दिन मैं नोटिस करता हूं इस प्रहार बैच में, हालांकि संकल्प बैच में ऐसी स्थितियां जनरली नहीं देखता हूं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बस मोटिवेशन की क्लास चाहिए। क्लास शुरू नहीं किया, आप सभी जानते हैं 1.5 घंटे की या 2 घंटे की अधिकतम क्लास होती है। एक 1.5-2 घंटे में आपके सिर पर आपके एग्जाम लगा हुआ है। आप सभी जानते हैं एंड ऑफ मई आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, एंड ऑफ सितंबर आपका मेंस का एग्जामिनेशन है। पर यार कुछ लोग मोटिवेट ही नहीं हो पा रहे हैं, उनको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती रहती। बंद कर दो यार पढ़ना लिखना, यही मोटिवेशन है सबसे बढ़िया। फालतू के तमाशे, ये बकवास जो करते रहते हो ना, इससे डांट खाने की एकदम आदत पड़ गई है। मतलब हर दिन मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है यार, पढ़ना ही नहीं है। कल छुट्टियां थी तो दिन भर मोटिवेट नहीं हुए, कल छुट्टियां थी दिन भर मोटिवेशन के लिए कुछ नहीं किया। बस आज सर आए तो सर थोड़ा मोटिवेट कीजिए, सर बोलो ना, सर चुटकुले सुनाइए, सर कहानियां सुनाइए, हमारा मनोरंजन करिए। कल से यहाँ पर ना वो सब घुंघरू पायल बांध के सर आके यहाँ पर डांस करेंगे, तब आप मोटिवेट होंगे, हाँ बड़ा मजा आया। ये सब मुजरा नाटक यहाँ क्लास में नहीं होगा ना, ये जबरदस्ती का रोज का मोटिवेशन होगा। निश्चित रूप से जरूरत पड़ती है, लेकिन पढ़ा नहीं, बस शुरुआत नहीं हुई पढ़ने की, मोटिवेशन चाहिए सर, कुछ मोटिवेट कर दीजिए सर। जबरदस्ती का ये जो तमाशे करते हैं लोग भी मुझे ना वो पसंद है, और ना जो डेली का जो तमाशा और पाखंड चलता है ना, ये मोटिवेशन करना, मुझे यही पसंद है। जबरदस्ती की रील्स लाइफ जीना, वास्तविकता पर कभी जीना ही नहीं है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर है, ध्यान रखना। आते हैं मित्रों यहां पर विदाउट किसी भी तरह कोई बातों के बिना आते हैं। तो ये थी जलधाराएं, ये थी जलधाराएं। अब इन्हीं जलधाराओं पर हमें विस्तार देना होगा, तो हमें शुरुआत कैसे करनी है? तो शुरुआत करिए, चलिए लिखने के लिए शुरुआत करिए, ध्यान से लिखें। बहुत मस्ती से पढ़ाता हूं मित्रों, और बोल रहा हूं कि उस लेवल का शानदार आपको अध्यापन कार्य करा दे। तो अध्यापन से मोटिवेट नहीं होते हैं कि जीवन में कोई एक ऐसी क्लास मिल रही है जिसमें हर बातें क्रिस्टल क्लियर होकर फिनिश होती जा रही हैं, इससे मोटिवेशन नहीं होना है। इन्हें चुटकुले सुना दे तो मोटिवेट हो जाएं, कहानियां किससे सुना दे तो मोटिवेट हो जाएंगे, कुछ भी फालतू की बातें। ओके, बुरा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं चाहूंगा कि बुरा लगे और ऐसी गलतियां ना करो दोबारा। लिखो, आओ सभी वापस लौटकर बातों से यहां पर अपने टॉपिक पर लिखें। महासागरीय जलराशियों की क्षैतिज गत्यात्मकता का, क्षैतिज मतलब क्षैतिज प्रवाह की बात है, अब लंबवत प्रवाह की बात नहीं है, कि क्षैतिज गत्यात्मकता का
क्षैतिज गत्यात्मकता का अत्यंत विशिष्ट स्वरूप, अत्यंत विशिष्ट स्वरूप, अत्यंत विशिष्ट स्वरूप जलधाराओं के रूप में, जलधाराओं के रूप में पाया जाता है, पाया जाता है। पूर्ण विराम। सागरीय जल सतह पर, सागरीय जल सतह पर सुनिश्चित दिशा एवं पेटी में, पेटी मतलब बेल्ट क्षेत्र, सुनिश्चित दिशा एवं पेटी में, सुनिश्चित दिशा एवं पेटी में संचरित होने वाली, संचरित होने वाली, संचरित होने वाली जल प्रवाह को, जल प्रवाह को धारा कहा जाता है, धारा कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाइए, लिखिए या करके लिखेंगे। परिभाषा थोड़ा सा दूसरा रूप लेगी यहां पर। लिखें विभिन्न कारकों के प्रभाव से, विभिन्न कारकों के प्रभाव से, कारकों के प्रभाव से महासागरों का सतही एवं उपसतही जल, महासागरों का उपसतह का मतलब सतह के थोड़ा नीचे, महासागरों का सतही एवं उपसतही जल, जल सालों भर, सालों भर सुनिश्चित दिशा एवं सुनिश्चित पेटी में, सुनिश्चित दिशा एवं सुनिश्चित पेटी में, पेटी में सालों भर, सालों भर संचरित होता है, सालों भर संचरित होता है, संचरित होता है, जिसे, जिसे जलधारा कहा जाता है, जिसे जलधारा कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाकर पैरा चेंज करेंगे और पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे कि जलधाराओं का, जलधाराओं का भौतिक रासायनिक, भौतिक रासायनिक गुणों में, गुणों में वितरण, भौतिक रासायनिक गुणों में वितरण, कॉमा जलवायु कटिबंधों का निर्माण, जलवायु कटिबंधों का निर्माण, कॉमा वैश्विक ऊष्मा संतुलन, वैश्विक ऊष्मा संतुलन, संतुलन एवं वैश्विक ऊष्मा संतुलन एवं जैव पारिस्थितिकीय वितरण के साथ साथ, जैव पारिस्थितिकीय वितरण के साथ साथ, के साथ साथ आर्थिक क्रियाओं पर, आर्थिक क्रियाओं पर, क्रियाओं पर, आर्थिक क्रियाओं पर व्यापक प्रभाव होता है, व्यापक प्रभाव होता है। पूर्ण विराम
व्यापक प्रभाव होता है, पूर्ण विराम। लिख दिया इतना। लिखो हेडिंग दो, जलधाराओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ द करेंट्स। जलधाराओं के प्रकार। कलर चेंज कर देते हैं। जल धाराओं के प्रकार। लिख दिया। लिखो नंबर 1, तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर डैश देकर जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं। जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं। ए ठंडी जलधाराएं, तो बी गर्म जलधाराएं। गर्म जलधाराएं। अब एक एक्सप्लेनेशन लिखो, फिर आगे तो एक्सप्लेन हो ही जाएगा, बस लिखना है एक। ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिखना है एक। सामान्यतः बिल्कुल धाराओं में ऐसी स्थिति देखने मिल रही है। सामान्यतः जैसे मान लो यहां पर हम मान ले इक्वेटर है, यहां पर मान ले पोल है, नॉर्थ पोल हो गया, तो यहां पर साउथ पोल हो गया। अगर ये पूरी पृथ्वी होती, ये पूरी पृथ्वी होती, तो लिखे सामान्यतः विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली, लिखेंगे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली धाराएं गर्म जलधाराएं होती हैं। धाराएं गर्म जलधाराएं होती हैं। जबकि ध्रुवों से विषुवत की ओर आने वाली, ध्रुवों से विषुवत की ओर आने वाली ठंडी जलधाराएं होती हैं। ठंडी जलधाराएं होती हैं। पूर्ण विराम। दूसरे नंबर पर लिखेंगे गहराई के आधार पर, गहराई के आधार पर डैश देके जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं। जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, सतही धाराएं, सरफेस करेंट्स, जो कि सतही जल को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर संचरित कर, सतही जल को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर संचरित कर सागरीय जल तापमान एवं लवणता को वितरित करती हैं। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये वितरित करती हैं। तो दूसरा बी सतही लिख दिया आपने। अब लिखेंगे उपसतही धाराएं, सब सरफेस करेंट्स, उपसतही धाराएं। तो डैश देकर लिखे सतह के नीचे
सतह के नीचे लगभग 10 मीटर 5-10 मीटर नीचे होंगी, सतह के नीचे उपस्थित जल के संचरण से उत्पन्न जलधाराएं पूर्ण विराम लगाकर इन धाराओं का भी तापमान में तो बेसिकली थोड़ा कम रहता है, पर कोई बात नहीं, लिखते हैं इन धाराओं का ही सागरीय ताप, लवणता एवं घनत्व, एक शब्द और जोड़ा हमने, सागरीय ताप, लवणता एवं घनत्व वितरण में विशेष योगदान होता है। विशेष योगदान होता है। पूर्ण विराम, क्या लिखा आपने? पूर्ण विराम। तो अब तीसरे नंबर पर बारी आती है, थर्ड नंबर पर बारी आती है, लिखेंगे जल आयतन तीसरे नंबर पर, वाटर वॉल्यूम तीसरे नंबर पर, जल आयतन एवं गति, वेलोसिटी, गति के आधार पर जल आयतन, गति एवं प्रकृति के आधार पर, ऐसा भी लिख सकते हैं, के आधार पर, वॉल्यूम एंड वेलोसिटी आपने लिखा, वॉल्यूम एंड वेलोसिटी लिखा, ठीक है। लिखें डैश देकर, जल धाराएं निम्नलिखित, 5 लिखा होगा पर 5 न लिखकर, निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। कौन कौन सी होती हैं, ध्यान से। ये जो 5 नाम लिख रहा हूं, ये पांचों नाम आपको इंग्लिश में याद करने हैं। हिंदी में नाम याद रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हिंदी में याद रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। एक बच्चा बार बार पूछ रहा मुझसे, मैं जवाब दे दूं, अभिजयन, कि सर मुझे 2023 में एग्जाम नहीं देना, तो क्या प्रहार बैच में चीजें शॉर्ट में हो रही हैं? शॉर्ट में नहीं, फास्ट हो रही हैं। थोड़ी शॉर्ट भी हो रही हैं, थोड़ी फास्ट भी होंगी। क्यों थोड़ा सा होगा? क्योंकि 2023 के बैच को टारगेट करते हुए अगर सही तरीके से आप लोगों को एक एक बात समझाते हुए सही तरीके से फिनिश करना है, तो इस बैच का थोड़ा प्रारूप भिन्न रखना होगा, है ना। क्योंकि रियलिटी ये है मित्रों कि झूठ बोला जाए किसी के साथ तो कुछ और है, लेकिन हमारी संस्था कभी ये काम नहीं करती है। किसी भी स्थिति में यूपीएससी का कोर्स पूरा करने के लिए हमें 1000 से 1200 घंटे चाहिए होते हैं बढ़िया से पढ़ाने के लिए, और हम कभी नहीं चाहते किसी बच्चे के साथ ये बात झूठ बोली जाए, और संस्था बोलती भी नहीं है। इसीलिए 2 क्लास दिन में प्लान किया गया है, और 2 क्लास के साथ वीक में प्रहार बैच केवल ऐसा बैच है कि जिसको 6 डेज चलाया जाता है, और उसमें भी कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हम संकल्प बैच में भी ज्योग्राफी 150 से 160 घंटे में पढ़ाते हैं, तो आपको भी 130 से 140 घंटे में पढ़ा रहे। बात तो लगभग बराबर की है। कई जगह पर केवल इंफॉर्मेशन ब्रीफ नहीं होती, कई जगह पर क्या होता है, स्पीड मेंटेन करके इस बैच को फास्ट निकाला जाता है। स्पीड मेंटेन करने की वजह भी यही होती है। जैसे मैं पहला टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, ओशियनोग्राफी, थोड़ा स्पीड स्लो है, लेकिन जैसे अगले टॉपिक में आऊंगा थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। बच्चे आर्गुमेंट्स करेंगे तब भी बढ़ानी पड़ेगी। क्यों बढ़ानी पड़ेगी? अरे भाई, आपके साथ न्याय भी तो करना है। आप अगर शुरू से न्याय की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो अन्याय की तरफ में तो कभी भी आप लोगों को मित्रों मुश्किलें ही पैदा होंगी, ठीक है ना। तो दोनों को शानदार तरीके से मैनेज करते हुए हम लोग पढ़ाएंगे, उसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। आ जाइए यहां पर। तो धाराएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। अब इंग्लिश में क्या याद करना है? सबसे पहले मैं लिख देता हूं, आप लोग बल्कि नहीं लिखो अभी, आप एक एक करके लिखना, आप एक एक करके लिखना। तो सबसे पहले मैं नाम लिख रहा हूं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट हिंदी इसको कहते हैं प्रवाह। दूसरे नंबर पर आता है बी नंबर पर ड्रिफ्ट के बाद
करेंट, करेंट, करंट का मतलब होता है धारा। तीसरे नंबर पर आता है सी, स्ट्रीम। स्ट्रीम, स्ट्रीम को भी हिंदी में बोलते हैं धारा। चौथे नंबर पर आता है डी, फ्लो। फ्लो का मतलब भी होता है प्रवाह। और ई नंबर पर, ई आ गया पांचवें नंबर पर, हम कहते हैं चैनल। चैनल को भी कहते हैं धारा, धारा। अब देखो हिंदी में दो ही शब्द है, या कि प्रवाह है या कि धारा है। इन 5 शब्दों में या कि प्रवाह है, या कि प्रवाह है, या कि धारा है। क्लियर हो गया? इतनी बात हो गई। लेकिन लेकिन इंग्लिश में शब्द आपके अलग हैं, इंग्लिश में शब्द अलग हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? तो यहां आपको इंग्लिश के शब्द याद रखेंगे तो आपको क्लैरिटी ज्यादा रहेगी। बाकी मैंने हिंदी भी लिख दिया। तो सबसे पहला बात लिखेंगे ड्रिफ्ट, प्रवाह, प्रवाह। ठीक है, उदाहरण भी देता चलूंगा। तो लिखें सभी कि महासागरीय जल में पाई जाने वाली, महासागरीय जल में पाई जाने वाली, पाई जाने वाली सर्वाधिक जल आयतन वाली धारा, सर्वाधिक जल आयतन वाली धारा। सबसे ज्यादा आयतन इसका होगा, मतलब पानी का प्रवाह सबसे ज्यादा किसमें होगा? धारा में होगा। क्लियर हो गया मेरी बात कि नहीं? इसमें ड्रिफ्ट में होगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? अब ये बताओ मेरी बात कि जब आयतन अधिक होगा तो वेग अधिक होगा या कम? बहुत सरल सा उदाहरण, अगर मैं मोटा हो जाऊं तो मेरे दौड़ने की गति अधिक होगी या कम? तो आप बोलोगे सर कम हो जाएगी। बट बढ़िया मैं स्लिम बॉडी का हूं और मुझे अब रेसलिंग में भाग लेना है, रेसलर बनना है या कि कुछ और बनना है, ठीक है ना? तो रेसलर के साथ अगर हमको रनर बनना है, एथलीट बनना है, तमाम प्रकार की क्रियाएं करना, तब मैं ज्यादा एक्टिव होऊंगा या मोटा होकर एक्टिव होऊंगा? तो मित्रों जितना आयतन कम होगा गति उतनी अधिक हो जाती है। चूंकि इसका आयतन सर्वाधिक है तो इसकी गति सबसे कम होती है। तो इसमें लिखेंगे परंतु इसकी गति सापेक्षिक रूप से कम पाई जाती है, कम पाई जाती। आयतन अधिक होगा तो गति कैसी पाई जाएगी? गति बेसिकली कम पाई जाएगी। ठीक है ना, गति कम पाई जाएगी। लिख लिया इसने? एग्जाम्पल इसका लिखेंगे, आयतन अधिक और गति एग्जाम्पल अधिक है। जैसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इंग्लिश का शब्द ये लिखना पड़ेगा, ड्रिफ्ट तभी आएगा फ्लो, है ना? प्रवाह में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा वाला प्रवाह है। तो जैसे नॉर्थ, उत्तर अटलांटिक महासागर की धारा, तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना? दूसरा भी एग्जाम्पल है मॉनसून ड्रिफ्ट। हिंद महासागर में मॉनसून ड्रिफ्ट है, मॉनसून ड्रिफ्ट है। ठीक है, इतनी बात हो गई बस, मॉनसून ड्रिफ्ट। अब आगे करेंट्स में आते हैं, तो सभी लिखे करेंट्स, और करेंट्स की हिंदी लिखेंगे जलधारा, जलधारा। डैश देकर लिखेंगे कि इनका जल आयतन ड्रिफ्ट की तुलना में कम होता है, इनका जल आयतन ड्रिफ्ट की तुलना में कम होता है, परंतु गति सापेक्षिक रूप से
अधिक होती है, प्रवाह की मतलब ड्रिफ्ट की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। गति सापेक्षिक रूप से अधिक होती है, जैसे नॉर्थ एंड साउथ इक्वाटोरियल करंट, विषुवतीय धारा, इक्वाटोरियल करंट विषुवत रेखा के दोनों ओर उत्तर और दक्षिण में जो पाई जाने वाली धारा है वो किसका उदाहरण है, करंट का उदाहरण है। तो नॉर्थ एंड साउथ इक्वाटोरियल करंट, उत्तर और दक्षिण विषुवतीय धारा किसका उदाहरण है, ये करंट का उदाहरण है, करंट का उदाहरण होगा। ठीक है ना, करंट्स का ढेर सारी है मित्रों, ढेर सारी, कहीं के भी एग्जांपल ले लें। अब बात आती स्ट्रीम की, स्ट्रीम की बात आती जिसको हम धारा ही बोलते हैं। अब स्ट्रीम में क्या क्या होता है, डैश देकर लिखेंगे, यह ताप प्रवणता बल, मतलब दो बिंदुओं के बीच तापमान में अंतर, तो लिखो यह ताप प्रवणता बल के प्रभाव से, ताप प्रवणता बल के प्रभाव से सर्वाधिक तीव्र गति से संचरित होने वाली गर्म जलधारा होती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम, जैसे क्या हो गया, गल्फ स्ट्रीम। तीनों की तीनों अभी अटलांटिक ओशन की हैं, एक ही जगह का उदाहरण दे रहे हैं ताकि आप पढ़ें भी तो आपको बड़ा सरल लगे। गल्फ स्ट्रीम लिख दिया ना, गल्फ स्ट्रीम हो गया। अब लिखिए फ्लो लिखना है, फ्लो में क्या होता है मित्रों, और फ्लो जैसा प्रवाह कब पाया जाता है, ध्यान से। फ्लो में ऐसा होता है बेसिकली कि जो ऊपर का जल है कुछ आगे बढ़ गया, नीचे की जल की परत कुछ नीचे रह गई, नीचे की जल की परत और कुछ नीचे रह गई, उससे नीचे की परत और कुछ नीचे, पहले दिस वन, इस तरह का प्रवाह पाया जाएगा। फ्लो में इस तरह का कुछ संचरण पाया जाएगा। अब ये क्या है, ये क्या कहता है, समझना कि जब सागरीय जल, माना कि ऐसा कुछ है कि ये जो सागरीय जल पाया जा रहा था, इसमें ये बाउल है मान लीजिए, और इस बाउल में सागरीय जल है, और सागरीय जल परतों में विभाजित हो, ऊपर की जल का परत कुछ और हो, मध्य की जल की परत का घनत्व कुछ और हो, और नीचे की जल की परत का घनत्व कुछ और हो। ठीक है ना, प्रत्येक परतों का घनत्व कैसा कैसा हो, भिन्न भिन्न हो, डेंसिटी प्रत्येक परतों की भिन्न भिन्न पाई जाती हो। अब जब प्रत्येक परत का घनत्व भिन्न भिन्न है तो उनके प्रवाह की गति भी अलग होगी। देखो फिर से यहां पर बात आती है, एक व्यक्ति है जो बहुत ही मोटा ताजा है, धीरे धीरे कैसे भी हिलडुल कर चलता है क्योंकि शरीर का भार अधिक है, कुछ है जो मीडियम साइज का है, और कुछ है जो बढ़िया दुबला पतला है। अगर तीनों को दौड़ा दिया जाए चल भाग, तो कौन तेज भागेगा, जो दुबला पतला बढ़िया भागेगा, जो मीडियम है थोड़ा गति बढ़ाएगा बट उसके कॉम्पिटिट नहीं कर पाएगा, और जो बहुत भारी है वो धीरे धीरे चलेगा। तो जितना घनत्व अधिक होगा धाराओं की गति उतनी कम होगी। सिंपल तरीके से, जितना गति अधिक होगा धाराओं की गति उतनी ही कम होगी। शुभी पक्का पक्का मैप बनाकर सब दिखाएंगे, वेट तो करोगे, थोड़ा वेट करो अभी, ठीक है। तो इस तरह से प्रभाव पड़ता है। तो लिखो फ्लो में कि यदि सागरीय जल भिन्न भिन्न घनत्व वाली, यदि सागरीय जल भिन्न भिन्न घनत्व वाली, भिन्न भिन्न घनत्व वाली
परतों में विभाजित हो, परतों में विभाजित हो तो जलधारा का प्रवाह, जलधारा का प्रवाह परत दर परत, जलधारा का प्रवाह परत दर परत संरचना के रूप में होता है। ठीक है, के रूप में होता है, परत दर परत संरचना के रूप में होता है, लेयर बाई लेयर होता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे फ्लो कहा जाता है, तो इसे फ्लो कहा जाता है। जैसे ये तो किसी भी में एक पद्धति है बेसिकली, जब परत दर परत प्रवाहित हो, जैसे लेगुमिनार फ्लो। एक्चुअली लेगुमिनार क्यों नाम पड़ा? एक व्यक्ति थे जिसने इनकी बात की थी कि इस तरह सागरीय जल में परत दर परत संरचना के रूप में जल का प्रवाह आता है, तो उन्होंने जब इसके आधार पर यह नाम दिया तो इसे लेगुमिनार फ्लो के नाम से जाना गया। ये एक पैटर्न है, लेगुमिनार अपने आप में क्या है? एक पैटर्न है। ठीक है, पैटर्न है, किस पैटर्न पर प्रवाहित हो रहा है जल, इसे याद रखेंगे। ये शब्दावली भी आगे आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है ई नंबर, लिखेंगे चैनल। चैनल हिंदी में धारा ही बोलेंगे, डैश देकर लिखेंगे। जब कोई जलधारा दो बड़े भूखंडों के मध्य से संचरित होती हो, दो बड़े भूखंडों के मध्य से संचरित या प्रवाहित होती हो, तो उसे धारा, तो उसे क्या कहा जाता है? धारा में क्या लिखेंगे? चैनल कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने अवश्य नाम सुना होगा, ब्रिटेन है ना, ब्रिटिश द्वीप के दक्षिण में जो पाया जाता है, जैसे इंग्लिश चैनल। अफ्रीका और मेडागास्कर के मध्य बेसिकली जो पाया जाता है, मोजाम्बिक चैनल। इंग्लिश चैनल, मोजाम्बिक चैनल, दुनिया भर में ऐसे कई हैं। इंग्लिश चैनल, एक दो एग्जाम्पल बहुत होते हैं, तो ये 5 हो गए, इन्हें याद करना है। ड्रिफ्ट, करंट, स्ट्रीम, फ्लो, चैनल। जब जलधाराओं को आप पढ़ेंगे तो इतने ही प्रकार के नाम आपको देखने को मिलेंगे, बस खत्म। तो नेक्स्ट लिखेंगे जलधाराओं को प्रभावित या नियंत्रित करने वाले कारक। धाराओं को प्रभावित या नियंत्रित करने वाले कारक। प्रभावित या नियंत्रित करने वाले कारक, कंट्रोलिंग फैक्टर्स लिखेंगे, कंट्रोलिंग फैक्टर। अब आप आगे की बात नहीं लिखेंगे, एक एक करके आपको लिखना होगा। बेसिकली हम यहां कितने कारक बताएंगे? पहला पृथ्वी से संबंधित पार्थिव कारक बताएंगे। तो पहला हो जाता है पृथ्वी से संबंधित कारक, मतलब पार्थिव कारक हो जाता है। पार्थिव कारकों के उपरांत दूसरे नंबर पर एटमॉस्फेरिक फैक्टर आते हैं, तो वायुमंडलीय कारक आ जाते हैं। वायुमंडलीय कारकों की भूमिका हो जाती है एटमॉस्फेरिक फैक्टर। तीसरे नंबर पर आता है सबमरीन फैक्टर, मतलब अंतः सागरीय कारक आ जाते हैं। अंतः सागरीय कारक आते हैं, कारक। और लास्ट जो आता है चौथे नंबर पर, मॉडिफाइंग
फैक्टर्स कहलाते हैं, मतलब गति एवं दिशा परिवर्तित करने वाले कारक। तो दिशा एवं गति परिवर्तित करने वाले कारक। इतने प्रकार के कारकों की बेसिकली समग्रता जलधाराओं के उत्पत्ति की बात करती है, जलधाराओं के उत्पत्ति की बात करती है। अब इनके अंतर्गत आप जितने कारक सोच सकते हो मैं सबको पढ़ा डालूंगा, आप जितने सोच सकते हो ना मैं सबको पढ़ा डालूंगा, पर एक एक करके पढ़ाऊंगा, एक ही साथ तो नहीं हो सकती। जैसे क्लास में कुछ बच्चों ने लिखा सर कोरियालिस बल क्यों नहीं बताया आपने। अरे भाई आगे बढ़ने बस दो, कुछ शेष रह जाए तो बताना। मैप्स, डायग्राम्स, चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, जहां जो जरूरत पड़ेगी सब पढ़ेंगे, ठीक है, सब पढ़ेंगे। तो पार्थिव कारक, टेरेस्ट्रियल फैक्टर, सबसे पहला इसे हेडिंग डालना है, पार्थिव कारक। ठीक है, पार्थिव कारक। अब पार्थिव कारक में डैश देकर लिखेंगे, यह समस्त पृथ्वी, यह समस्त पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी की आकृति कॉमा एवं गतियों से संबंधित कारक हैं। गतियों से संबंधित कारक हैं, कारक हैं। क्लियर हो गया कैसे कारक हैं। अब यहां बहुत धीरे धीरे मित्रों ध्यान से समझेंगे, क्योंकि अलग से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन इससे पूछा गया है और कभी भी कहीं भी पूछे जाने की संभावना है, कभी भी कहीं भी। तो सबसे पहला पृथ्वी से संबंधित कारक, पहला बिंदु। अब पहला बिंदु में इसमें क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे, ए पॉइंट लिख देंगे, ए पॉइंट लिख देंगे, लिखेंगे शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी की आकृति। शेप ऑफ द अर्थ में क्या लिखेंगे, पृथ्वी की आकृति। पहला बिंदु हमने लिखा आकृति में। अब मैं आपसे अगर मैं पूछूं, हालांकि मैंने ये टॉपिक अभी पढ़ाया नहीं, आगे मुझे पढ़ाना है, पर फिर भी अगर मैं आपसे बिना पढ़ाए पूछूं कि दोस्तों मुझे ये बताओ पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो सच बताना कितने लोग बताने में सक्षम हो। मुझे लगता है 100% मेरे सारे विद्यार्थी ये बात समझाने में सक्षम होंगे कि पृथ्वी की आकृति है कैसी। 100% विद्यार्थी ये बात समझाने की स्थिति में होंगे कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, कैसी है। अब एकदम ऐसी तो नहीं है, पर मान लेते हैं कि पृथ्वी की आकृति ऐसी है। मैंने तो पूरा तरह से ओवल शेप बना दिया है। जिन बच्चों ने लिखा है कि सर पृथ्वी चपटी है, गलत लिखा। जिन्होंने लिखा है कि सर पृथ्वी अंडाकार है, गलत लिखा। जिसने भी लिखा पृथ्वी दीर्घवृत्तीय है, उन्होंने भी गलत लिखा। पर जिन्होंने लिखा है कि पृथ्वी जियोइड शेप की है, समझाता हूं अभी। पृथ्वी गोलाभी, ना तो गोले की तरह है एवं ना ही वृत्त की भांति है, बल्कि पृथ्वी अपने आप में पृथ्वी की भांति है। पृथ्वी अपने आप में पृथ्वी की भांति है। उसे क्या कहा जाता है बेसिकली, पृथ्वी के आकार को, पृथ्वी के आकार को बेसिकली स्फेरॉइड शेप कहा जाता है, जियोइड शेप कहा जाता है। अगर शुद्ध हिंदी बोले तो लध्वक्ष गोलाभ बोला जाता है। और लध्वक्ष गोलाभ या गोलाभीय आकृति का मतलब क्या होता है, जियोइड शेप का, सॉरी, जियोइड शेप का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि पृथ्वी के विषुवतीय क्षेत्र में उभार पाया जाएगा।
और जो ध्रुवीय क्षेत्र पाया जाता है, ध्रुवीय क्षेत्र में चपटापन पाया जाएगा रिलेटिवली। इसे आप कैसे प्रदर्शित कर सकते हो? इसे कुछ आप इस तरह प्रदर्शित कर पाओगे कि देखो, अगर विषुवतीय व्यास की लंबाई देखोगे तो लगभग 12,757, दशमलव में कुछ है पर नहीं कहना है, 57 किलोमीटर के आसपास ये लंबाई पाई जाती है। जबकि अगर ऐसी लंबाई की बात की जाए, ऐसी लंबाई की पोलर लंबाई की बात की जाए व्यास की, तो ये प्राप्त होता है 12,714 किलोमीटर के आसपास। कुल मिलाकर पोल विषुवतीय रेखा की तुलना में लगभग 43 किलोमीटर चपटा है। एक लाइन में याद रखना कि विषुवतीय क्षेत्र उभार लिए हुए है, बल्ज है, जबकि ध्रुवों में चपटापन है। विषुवतीय क्षेत्र उभार लिए हुए है, जबकि ध्रुवों में चपटापन। उभार को बोलते हैं बल्ज, BULGE, और चपटापन को फ्लैटनिंग। मींस इसी वजह से क्या होता है कि जो जल का ढाल है ना, बहुत ही ओबियस है कि विषुवत रेखा से, क्योंकि ध्रुवों की ओर चपटापन होता है, तो जल का ढाल ओबियस है कि किधर से किधर की ओर पैदा हो गया है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर पैदा हुआ है। इसीलिए विषुवतीय जल किधर की ओर संचरित होता है? विषुवतीय जल ध्रुवों की ओर संचरित होकर एक जलधारा को पैदा करता है। किसको पैदा कर देता है मित्रों? यहां पर एक जलधारा को पैदा करता है, जलधारा को पैदा करता है। एक बात आपने लिखी, अब दूसरी बात एक लिखनी है अभी यहां पर। अभी हम आपको ये सारी बात लिखाएंगे। अब यहां पर जैसे मान लो बी पॉइंट में लिखता हूं, पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति के बारे में समझो या गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में समझो। तो गुरुत्वीय बल की बात अगर हम करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात आप करें, तो सभी के सभी जानते हैं कि गुरुत्वीय बल जो आपका ये पोलर रीजन है वहां अधिक पाया जाता है। पोलर रीजन में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। जबकि तुलनात्मक रूप से अगर इक्वाटोरियल रीजन में देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम पाया जाता है। तो जब विषुवतीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल कम है तो जल उभार ले लेगा। जल को खींचने वाली शक्ति जब कम होगी तो जल उभार लिए हुए होगा, और जहां पर जल को खींचने वाली शक्ति अधिक होगी वहां पर जल नीचे की ओर खींच जाएगा। तो इक्वाटोरियल रीजन में जल में उभार है, जबकि विषुवतीय क्षेत्रों में जल में अवतलन है। इसके प्रभाव से जो जल होता है बेसिकली विषुवत क्षेत्र से किधर की ओर संचरित होने लगता है मित्रों? ध्रुवों की ओर संचरित होने लगता है, और यह भी एक जलधारा को पैदा करता है। पृथ्वी की आकृति जलधारा पैदा कर रही है। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल बेसिकली जलधारा को पैदा कर रहा है। तो सी नंबर पर लिख रहा हूं, पृथ्वी का घूर्णन। घूर्णन का मतलब होता है रोटेशन। आप सभी को एक बात जरूर बता दूं कि हमारी पृथ्वी स्थिर नहीं है। हमारी पृथ्वी स्थिर नहीं है, बल्कि पृथ्वी क्या कर रही है? निरंतर, जो आपका ये एक्सिस दिख रहा है ना, पोलर एक्सिस दिख रहा है, इस पोलर एक्सिस के सहारे पृथ्वी निरंतर मित्रों घूर्णन करती है। और पृथ्वी का घूर्णन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाया जाता है, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में या वामवर्त दिशा में पाया जाता। कुल मिलाकर कहूं कि पृथ्वी का जो घूर्णन है ना, घूर्णन पाया जाता है वेस्ट टू ईस्ट दिशा में। पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है। न्यूटन के नियमानुसार आप सभी के सभी जानते हैं कि क्रिया के ठीक बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल कार्य कर रहा होता है। क्रिया के ठीक बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल कार्य कर रहा। तो हमारी पृथ्वी अगर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो ध्यान से यहां समझने की कोशिश करेंगे, जो इक्वाटोरियल जल है संतुलनकारी बल के रूप में, जो विषुवतीय जल है संतुलनकारी बल के रूप में किधर से किधर की ओर चला जाता है? ईस्ट टू वेस्ट की ओर जाता है। ईस्ट टू वेस्ट का मतलब क्या हो गया कि पूर्व से पश्चिम की ओर संचरित होने लगता है। पूर्व से पश्चिम की ओर संचरित होता हुआ यही जल विषुवतीय जलधारा को पैदा करता है। विषुवतीय जलधारा को
पैदा करता है। तो यहां पर कुछ बेसिक से रूल हैं जिन्हें आपको समझना है। बेसिक से रूल। पहला, पृथ्वी की आकृति विषुवत रेखा पर उभार है और ध्रुवों में चपटापन है। चपटापन का मतलब ध्रुवों की ओर ढाल पैदा हो गया है। इस ढाल के कारण जल हमेशा ढाल की दिशा में ही संचरित होता है, तो विषुवतीय जल ध्रुवों की ओर चलता हुआ धारा को पैदा करेगा। दूसरी बात, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल इक्वेटर पर कम है और पोल पर अधिक है, तो यह गुरुत्वीय बल भी जल सतह पर ढाल पैदा कर देता है, क्योंकि पोल में जल का खिंचाव नीचे की ओर अधिक होगा इक्वेटर की तुलना में। तो इक्वेटर में जल उभार लिए होगा, जबकि पोल में चपटा होगा या नीचे धंसा हुआ होगा। तो इसे संतुलित करने के लिए भी जलधारा पैदा हो जाती है, जो कि इक्वेटर से पोल की ओर चलती है। तीसरे नंबर पर आपने ये देखा कि हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में निरंतर घूम रही है। हम लोग कहते हैं ना कि 24 घंटे में अपना एक घूर्णन पूरा करती है। इसका एक संतुलनकारी परिणामी बल किसमें लगता है? सागरीय जलधाराओं के रूप में पैदा होता है या सागरीय जल क्षेत्रों में लगता है। और यही सागरीय जल क्षेत्रों में पाया जाने वाला जल का प्रवाह क्या होता है? बेसिकली जलधाराओं को उत्पन्न करता है। एक और बात आती है, ध्यान रखना इसमें। एक बात आती है पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होने वाला जो अपकेंद्रीय बल होता है, बट उतना दूर तक आपको ना ले जाऊं तो ज्यादा बेहतर है। इतनी ही बात आप समझ के इतनी ही बातों को लिखें। तो पृथ्वी से संबंधित ये 3 कारक हैं मुख्य रूप से, जो जल धाराओं को उत्पन्न करने में गजब की भूमिका निभाते हैं। और इन तीनों को मैंने बनाते हुए अलग कलर से धाराओं को दिखा भी दिया है। तो सभी के सभी लोग ध्यान से इस बात को लिखने की कोशिश करेंगे। सभी लिखेंगे तो लिखिए सभी के सभी। पृथ्वी से संबंधित कारक में नंबर 1, पृथ्वी की आकृति। पृथ्वी की आकृति। और पृथ्वी की आकृति में क्या लिखेंगे कि पृथ्वी अपने आकार में लध्वक्ष गोलाभी न लिख के क्या लिखेंगे? गोलाभीय है। इंग्लिश में इसे कहते हैं जियोइड। जरूर याद करेंगे। पृथ्वी अपने आकृति में गोलाभीय, जियोइड। जियोइड है, जिसकी वजह से विषुवतों में उभार जबकि ध्रुवों में चपटापन पाया जाता है। पूर्ण विराम लगाओ। दूसरा लिखो गुरुत्वीय बल। दोनों को एक साथ फिर लिखा दूंगा। दूसरा लिखेंगे गुरुत्वीय बल डैश देकर लिखेंगे विषुवतीय प्रदेशों में न्यूनतम जबकि ध्रुवों में अधिकतम पाया जाता है। पूर्ण विराम लगाएं। अब दोनों का विश्लेषण एक साथ लिखाता हूं। इन दोनों ही कारणों से विषुवतीय जलराशियां उभार लिए हुए रहती हैं, जबकि ध्रुवों के समीप अवतलित जल
तल पाया जाता है। ध्रुवों के समीप अवतलित जल तल पाया जाता है, जिसके प्रभाव से विषुवतीय जल ढाल की दिशा में, जिसके प्रभाव से विषुवतीय जल ढाल की दिशा में ध्रुवों की ओर संचरित होने लगता है। इक्वेटर से किधर जाएगा? पोलवर्ड। दोनों कारण दोनों ओर दिखा दिया है मैंने, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट सी पॉइंट लिखेंगे, पृथ्वी का घूर्णन। डैश देकर पश्चिम से पूर्व दिशा में पाया जाता है। पृथ्वी का घूर्णन कैसा है? पश्चिम से पूर्व दिशा में पाया जाता है। पूर्ण विराम लगाएं। न्यूटन के नियमानुसार क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है। इसलिए क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है। इसलिए जल का संचरण धारा के रूप में पूर्व से पश्चिम की ओर होने लगता है। पूर्ण विराम। और ये चित्र तो साथ में बना ही लेना है, ये चित्र आप साथ में बनाएंगे ही, ठीक है। और संभवतः बना भी लिया होगा। तो पहला कारक यहां पर समाप्त होता है, ठीक है। अब दूसरे कारक में आते हैं, वायुमंडलीय कारक में आते हैं, एटमॉस्फेरिक फैक्टर में आते हैं। लिखो सभी वायुमंडलीय कारक। दूसरे नंबर पर वायु मंडलीय कारक, एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स। अब इसमें हम क्या क्या लिखेंगे? ए वर्षण, पहले वर्षण न लिखेंगे। ए प्रचलित पवनों का प्रभाव। बी पॉइंट में समझाएंगे, वर्षण एवं वाष्पीकरण। तो सी पॉइंट में समझाएंगे वायुमंडलीय दाब। तो सबसे पहले हम प्रिवेलिंग विंड्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले क्या बताएंगे? प्रिवेलिंग विंड्स के बारे में बताएंगे, प्रचलित पवनों के बारे में बताएंगे, कैसे प्रभाव पैदा करती हैं। पीछे जो चित्र बनाना था, बट आपको अब यहां तो बनाना भी पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा दोस्तों, कि कैसे मैंने समझाया। यहां ध्यान से कि सपोज यहां दिस वन कि ये आपका सागरीय जल क्षेत्र है। अब सागरीय जल क्षेत्र में
जल सतह पर कोई पवन का संचार पाया जा रहा है, यहां पवन संचरित हो रही है, तो पवन संचरण के दिशा में प्रत्येक कणों पर घर्षण बल लगाएगी और ये फ्रिक्शनल पुश फोर्स लगाती है। इस घर्षण बल के प्रभाव से बेसिकली जो धरातलीय जल है पवनों की दिशा में संचरित होता हुआ जलधारा को पैदा करता है। अगर इसकी बात करें तो ये पवन था, तो इसकी बात करें तो ये क्या है, धारा है। लेकिन अब यहां पर समझना, लेकिन एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है, मित्रों मेरे साथ याद करेंगे, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है एकमैन। क्या नाम है मित्रों, एकमैन। एकमैन ने एक नियम दिया जिसे कहा जाता है एकमैन्स स्पाइरल लॉ। एकमैन ने क्या बताया, जो नियम दिया उसे कहा जाता है एकमैन स्पाइरल लॉ। एकमैन के सर्पिलाकार नियम के अनुसार, तो ये सर्पिलाकार नियम मत लिखना, स्पाइरल लॉ लिखना। एकमैन के स्पाइरल लॉ के अनुसार, एक लाइन एकदम ब्रह्म गांठ बैठाओ यहां पर, के अनुसार पवन प्रवाह, सपोज ये पवनों के प्रवाह की दिशा है, ध्यान से, पवन प्रवाह, ये पवन प्रवाह की दिशा है, ये मैं यहां पर लिख देता हूं विंड है। पवन प्रवाह एवं धाराओं के संचरण में, यहां पर धारा है, यहां पर कोई धारा है, धाराओं के संचरण के मध्य लगभग 45 डिग्री का विक्षेपण पाया जाता। यह धारा है, धारा को क्या लिखेंगे, करंट लिखेंगे। फिर से बता दूं, यह बात सही है कि प्रचलित पवने सागरीय जल सतह पर घर्षण उत्पन्न कर जल को अपने दिशा में खींचने की कोशिश करती हैं, और जल, सही बात यह है कि उनके दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन आगे बढ़ने के क्रम में भी बेसिकली वो इधर उधर जरूर रैंडम गति करता है। और एक उदाहरण देता हूं, बहुत सरल सा उदाहरण देता हूं। अब आप सोचोगे सर आप कहां कहां जाकर उदाहरण देते हो, और फिर मेरा एक भाई है जो बार बार आपसे आग्रह करेगा कि सब लोग लिखो कि सर आप बातें ज्यादा कर देते हैं। अरे मेरे दोस्त, अगर बातें करके नहीं समझाएंगे तो कैसे समझ में आएगा, ठीक है। हमें तो और ज्यादा जल्दी पड़ी है कि हम तुम्हारी बातों, सिलेबस को फिनिश करें, पर ध्यान से सुन लो, समझ लो, इसलिए इतनी बातें करते हैं। नोटिस करना कि गांव में एक चरवाहा गाय, बैल या मवेशियों के झुंड को लेकर जा रहा है। चरवाहा पीछे पीछे होगा, गाय बैल का झुंड या बकरियों का झुंड जो भी होगा वो आगे आगे चलेगा। यह बात सही है कि गाय बैल और बकरियों का झुंड आगे चलेगा, लेकिन ध्यान रखना, कभी वो गाय बैल बकरियों का झुंड जहां घास दिखेगी, कभी इस किनारे की ओर भाग जाएगा, कभी उस किनारे की ओर भाग जाएगा, कभी उस किनारे की ओर भाग जाएगा, और चरवाहा बेचारा परेशान रहता है, उन्हें पीट पीट कर जाएंगे वो आगे। चरवाहा जिस दिशा में ले जाना चाहता है, गाय बैल का मवेशियों का झुंड जाएगा उधर ही, पर कभी इस दिशा में जाएगा, कभी इस दिशा में जाएगा, कभी इस दिशा में जाएगा। मतलब जो दिशाओं का भटकाव है ना, ठीक उसी तरह से इनमें भी पाया जा रहा है, ठीक है, इनमें भी पाया जा रहा है। पर एकमैन ने इसे एक नियमबद्धता प्रदान की कि वो दिशाओं का भटकाव कितना होता है। जो सतही जल होता है ना, तो सतही जल में दिशाओं का भटकाव लगभग, धाराएं जो प्राप्त होती हैं वो लगभग 45 डिग्री के विक्षेपण के रूप में प्राप्त होता है, 45 डिग्री के विक्षेपण के रूप में प्राप्त होता है। और पवने ही जलधाराओं को पैदा करने वाली सबसे महत्वपूर्ण कारक होती हैं, सबसे महत्वपूर्ण कारक होती हैं। तो डैश देकर सभी के सभी लोग लिखो प्रचलित पवनों के प्रभाव के बारे में लिखें कि पवने जल सतह पर संचरित होती हुई पवने जल सतह पर संचरित होती हुई क्या करती हैं, ध्यान से,
जल कणों पर फ्रिक्शनल पुश, अब इसके लिए हिंदी लिखाता हूं, फ्रिक्शनल पुश के लिए जल कणों पर घर्षणात्मक धकेल बल लगाती हैं। पुश मतलब धकेलना, घर्षणात्मक धकेल बल लगाती हैं, धकेल बल लगाती हैं, घर्षणात्मक धकेलती हैं, बल लगाती हैं, जिनके प्रभाव से जल धारा के रूप में पवनों की दिशा में संचरित होने लगता है। पवनों की दिशा में संचरित होने लगता है, संचरित होने लगता है। पूर्ण विराम लगाएं। परंतु एकमैन स्पाइरल लॉ के अनुसार, एकमैन स्पाइरल लॉ के अनुसार जल की लवणता एवं घनत्व, जल की लवणता एवं घनत्व की अधिकता की वजह से जलधाराएं लगभग 45 डिग्री के विक्षेपण के साथ, विक्षेपण मतलब मोड़, झुकाव, दूसरी दिशा, कुछ भी, लगभग 45 डिग्री के विक्षेपण के साथ संचरित होती हैं। 45 डिग्री के विक्षेपण के साथ संचरित होती हैं। ठीक है ना। अब नोटिस करना, दूसरा उदाहरण देते हैं जिनको कारण समझना है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। ये तो बता दिया कि ऐसे होता है, पर क्यों होता है। आप यहां खड़े हो और यहां खड़े रहना ध्यान से, और किसी बहुत भारी आदमी को धकेलने की कोशिश करना आगे की ओर। हल्के आदमी, किसी बच्चे को तो धकेलना होगा तो बच्चे को उठाओगे और सीधे आगे फेंक दोगे, लेकिन किसी भारी आदमी को, आप सपोज जो वेट है आपका, आप किसी 100 किलो के आदमी को, 150 किलो के आदमी को पकड़ा और धकेलना चाहोगे, तो आप उसे धकेलोगे आगे साइड पर, वो गिरेगा दूसरे साइड, क्योंकि उसका भार अधिक है। भार मतलब घनत्व, घनत्व में अधिकता श्यानता पैदा करता है, और अधिक श्यानता दिशाओं में विक्षेपण पैदा करता है। और इसमें अभी तो बहुत ज्यादा इस एकमैन स्पाइरल लॉ में एकमैन पंपिंग तक जाना है, कि जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है तो फिर 60 डिग्री का ये विक्षेपण होगा, 75 डिग्री का विक्षेपण होगा, 90 डिग्री का विक्षेपण होगा, पर वहां तक आपको नहीं ले जा रहा, ऑप्शनल में लेकर जाऊंगा मित्रों। ठीक है ना। धकेलने से ही धकेल बल बना है, बिल्कुल सही है, धकेलने से ही धकेल बल शब्द प्रयोग होता है। तो ये है दिस वन, कि विक्षेपण इतने डिग्री का पाया जाता। पूर्ण विराम लगाकर लिखेंगे पवने ही धाराओं के उत्पत्ति एवं संचरण का सर्वाधिक प्रभावी कारक होती हैं। पूर्ण विराम। फिर नेक्स्ट लिखेंगे वर्षण एवं वाष्पीकरण। वर्षण को लिखेंगे प्रेसिपिटेशन, मतलब जहां बारिश हो रही है। वाष्पीकरण मतलब इवेपोरेशन। वर्षण एवं वाष्पीकरण बहुत सरल है, बहुत ही सरल है, और एक ही उदाहरण से, एक ही चित्र से आप समझ जाओगे। देखो मेरी बात यहां ध्यान से सुनना। ये मान लो सागर की पेटी है, एक क्षेत्र है जहां वर्षा अधिक हुई,
तो दूसरा क्षेत्र है जहां वाष्पन अधिक हुआ। अब ये जल सतह है। अरे आप लोगों को पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर करता हुआ समझा दूंगा दोस्तों। जहां बारिश अधिक हो रही है, बादल बना देता हूं। बादलों ने बारिश की तो जल की आपूर्ति हुई, तो जल तल उभार ले लिया। तो दूसरी तरफ यहां पर सूर्य की किरणें बना देता हूं। ये लो, सूर्य की किरणें हैं। अब सूर्य की किरणें हैं मतलब धूप खिली हुई है, तो जितना अधिक धूप खिली होगी, धूप खिले होने से जो वाष्पन की क्रिया है, वाष्पन की क्रिया है वो अधिक होगी। ये कौन सी क्रिया है? ये वाष्पन है। यहां पर वाष्पन हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है? यहां वर्षण हो रहा है। तो जहां वर्षण हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, जल तल ऊंचा हो गया, और जहां वाष्पन हुआ तो शुद्ध जल वायुमंडल में चला गया, तो जल तल की कमी आ गई। तो अब धारा कैसे होगी? धाराएं स्वभावतः क्या करेंगी? उच्च जलतल से ढाल की दिशा में अर्थात निम्न जलतल की ओर संचरित होंगी, और इसे आप कह देंगे धारा। क्या कह देंगे? धारा। दिशवन। ये चित्र बना दो, केवल ये चित्र बना दो। सब कुछ कह दिया ये चित्र, बस जो चित्र कह रहा है वो लिख देना है। जो चित्र कह रहा है वो लिख देना है। सिंपल। जहां 4 बाल्टी पानी आपने उड़ेला वहां जल तल ऊपर हो गया, और जहां से 4 बाल्टी पानी निकाल लिया वहां से जल तल नीचे हो गया। तो ऊंचा जहां जल तल होगा वहां से नीचे की ओर जाएगा, धारा आ जाएगा। धारा आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, अब एक आगे इसके बाद एक और फैक्टर है। एक फैक्टर है, अब आप लिखेंगे वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक फैक्टर। एटमॉस्फेरिक फैक्टर, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। अरे लिखो भाई पहले ये सब चीजें, फिर टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट कल डिस्कस कर लेंगे। टेस्ट में क्या है? तौबा। वायुमंडलीय दाब। अब वायुमंडलीय दाब का चित्र देखो यहां पर कैसे बनेगा। फिर से सेम ऐसा ही बनेगा। सेम ऐसा ही। अब कैसा बनेगा? एक स्थान है जहां पर लो प्रेशर है, एक स्थान है जहां हाई प्रेशर है। इतना फर्क नहीं दिखाएंगे, उसमें कम फर्क दिखाएंगे। एक स्थान है जहां पर लो प्रेशर है, और एक स्थान है जहां पर क्या प्राप्त हो रहा है मित्रों? हाई प्रेशर है। अब ये जो चित्र दिखाया गया है, तो चित्र अपने आप में वैसे भी बहुत क्लियर है कि कहां लो प्रेशर होगा। यहां पर लो प्रेशर है, एलपी है। लो प्रेशर के कारण जल तल में उभार है, और एलपी को कैसा दिखाएंगे? यहां वायु प्रकोष्ठ ऊपर की ओर आरोहित हो रहा है, मतलब संवहन की प्राप्ति हो रही है। यहां पर माना कि संवहन है, संवहन है। तो कैसा दाब हो गया? यहां पर यहां लो प्रेशर हो गया। पर दूसरे तरफ यहां क्या हो रहा है? वायु का अवतलन है। यहां पर क्या है मित्रों? वायु का अवतलन पाया जाता है। जहां पर वायु नीचे की ओर आती है वो सतह पर क्या पैदा करती है? दाब पैदा करती है। संवहन का मतलब है वायु का ऊपर जाना, अवतलन का मतलब है वायु का नीचे आना। जब नीचे आएगी तो धरती में दबाव पैदा करेगी, सागर सतह में दबाव पैदा करेगी, और जब दबाव पैदा करेगी तो संपीडन बल लगेगा, और संपीडन बल से जल कण आपस में संकुचित होंगे, सिकुड़ेंगे, तो जल तल नीचा हो जाएगा। और जहां पर लो प्रेशर, यहां हाई प्रेशर लगा, और जहां पर लो प्रेशर है तो लो प्रेशर में जल तल ऊपर हो जाएगा। अब स्वभावतः जल क्या करेगा? जलधारा क्या करेगी? जलधारा यहां फिर से कहां? यहां इस भाग से इस भाग की ओर, अर्थात जो उच्च जलतल है उससे निम्न जलतल की ओर संचरित होने लगेगी, जिसे आप क्या कहेंगे? धारा। धारा कहेंगे, धारा कहेंगे। तो जहां लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उससे हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ जलधारा का संचरण होने लगेगा। इस तरह से जलधारा का संचरण होगा। चित्र ही सब कुछ कह रहा है, चित्र ही सब कुछ कह रहा है। ठीक है, दिस वन। तो
तो ये है मित्रों, ये हैं दोनों चित्र। यहां आपने ये एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स के चित्र बनाए हैं, कुछ भी इसमें लिखना नहीं, आपने बात ही आपकी पर्याप्त है इतनी। अब इसके बाद आता है अंतःसागरीय कारक, सब मरीन फैक्टर। आज इसे पढ़ाने का टाइम नहीं रहा, आज आपका समय समाप्त हो चुका है क्लास का, इसे हम लोग पढ़ेंगे कल। कारकों को पढ़ते हुए क्वेश्चन भी आपके डिस्कशन करा देंगे कल के क्लास में। दोस्तों आज आपको एक बात जरूर सूचना दे दूं कि कुछ विशेष वजह से आज पिछले 2 दिनों से मैं लगातार हॉस्पिटल में ही हूँ। मेरे एक बहुत क्लोज रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव क्या कहें, घर के ही मेंबर हैं, जिनको पीछे अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ है एंजाइना पेन की वजह से। बट स्थिति बहुत सुधार में है, तो दिल्ली में ही मेदांता हॉस्पिटल में मैं उन्हें एडमिट कराया हुआ हूँ। तो मुझे अभी इन शुरुआती सुबह की कक्षाओं के बाद तुरंत भाग के जाना पड़ेगा, तो ऑप्शनल की क्लास में आज नहीं ले पाऊंगा। कल से आपकी क्लास वैसे ही कंटिन्यू रहेगी। तो आज ध्यान रखें, आज ऑप्शनल की क्लास के लिए आप वेट मत करिएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा। आज की क्लास की इसी समय मैं समाप्ति करता हूँ। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कल पुनः अपने सुबह की बेला पर। धन्यवाद।